हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 हम कर रहे थे जिसका नाम है सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट करा, आज ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जो थोड़े बहुत फीचर्स थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल सिस्टम पर बेस्ड है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक फेडरल मैकेनिज़्म को भी फॉलो नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन फेडरलिज्म से भी ले रखी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक फेडरल सिस्टम से भी ले रखी हैं। फेडरल सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पावर्स होती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को ही नहीं दी जाती। उस देश की जितनी भी स्टेट्स होती हैं सब में उन पावर को कुछ इस तरीके से बांटा हुआ होता है कि सब में बराबर बराबर हो, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं रहता जैसे कि हमारा अमेरिका है। लेकिन इंडिया में भी पावर्स जो हैं वो एक अलग अलग स्टेट्स में बांटी हुई तो हैं। ये एक फेडरलेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस तरीके से बांटी है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ज़रूर हो, एक सेंटर पे जो गवर्नमेंट हो, ज़्यादा पावर उसके पास हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो, तो ये एक नॉन फेडरलेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसी पावर्स जो हमारे देश में जो संविधान के अंदर ऐड कर रखी हैं, जो कि एक फेडरल सिस्टम से उठाई हुई हैं। जैसे कि हो गया टू गवर्नमेंट, ये भी फेडरल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है कि दो गवर्नमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद डिवीज़न ऑफ पावर्स, मतलब पावर जो है वो किन कौन सी चीज़ कौन से टाइप के नियम बना सकती है, मतलब स्टेट क्या नियम बना सकती है और सेंटर क्या नियम बना सकती है, ये भी डिवाइड कर रखी हैं, अलग अलग लिस्ट तैयार कर रखी हैं। ये भी एक फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। रिटर्न है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने भी हैं ना ये फेडरल सिस्टम के कॉन्सेप्ट हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आसानी से इसके स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा जा सकता, इसमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। और जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, या फिर कोई भी बॉडी हमारी जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। बहुत इंडिपेंडेंट है ये, इसकी वर्किंग जो है वो कोई भी चीज़ उसके बीच में नहीं आती। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, कोई भी हमारे देश की जुडिशरी के काम में रुकावट नहीं बन सकता। उसके बाद बाईकैमरलिज्म मतलब जो पार्लियामेंट है, फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है वो है लोकसभा और राज्यसभा। बाई मतलब दो, कैमरा मतलब कमरा, याद कर लो, दो कमरे, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। इसी तरीके से जो स्टेट्स हैं उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, मतलब दो असेंबलीज होती हैं, दो ब्रांचेस होती हैं। ये जो फीचर है ये भी एक फेडरेशन से फीचर उठा रखा है जो कि हमारे देश में फॉलो होता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो नॉन फेडरेशन के हैं और वो भी हमारे देश के संविधान के अंदर ऐड कर रखे हैं और उनको भी हमारा देश फॉलो करता आ रहा है। जैसे कि सबसे पहला हो गया, एक सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। फेडरेशन में क्या है कि पावर इस तरीके से बांटी हुई होती है कि सेंटर स्ट्रोंग ना हो, लेकिन हमारे देश में जो सेंटर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं सबका अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबका अपना संविधान है, अपना रूल है, और वो अपने अपने देश में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो वहीं एक अलग अलग स्टेट्स अपने अंदर उन चीज़ों को करेंगी। लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी स्टेट्स हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जितनी भी स्टेट नई बनेंगी हमारे देश में, मतलब किसी स्टेट को दो करके, एक एक स्टेट को तोड़ के दो कर देते हैं, तीन कर देते हैं, इन फ्यूचर ऐसा कभी होता है तब भी हमारे देश का जो संविधान है वो एक ही रहेगा जिसको पूरा देश फॉलो करेगा। और इसी तरीके से सिंगल सिटीज़नशिप होगी, मतलब फेडरेशन का एक कॉन्सेप्ट है डुअल सिटीज़नशिप।
लेकिन हमारे देश में एक ही सिटीज़नशिप है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है, तो हम हैं तो भारतवासी, तो हमारे पास जो सिटीज़नशिप होगी वो इंडिया की होगी। लेकिन डुअल सिटीज़नशिप का ये कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिया की भी सिटीज़नशिप है और एक उत्तर प्रदेश की भी सिटीज़नशिप है, ये नहीं है। हमारे देश में सिंगल सिटीज़नशिप को फॉलो करते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने यहाँ पर बताया था आपको रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हाँ, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ना बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब उसको बहुत आसानी से भी उसमें अमेंडमेंट नहीं करा जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते, और बहुत मुश्किल भी नहीं है चेंजेस लाना, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब फेडरेशन और नॉन फेडरेशन को मिक्सअप करके किस तरीके से बीच का रास्ता निकाल रखा है, वो हमारे संविधान में कर रखा है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहने का मतलब ये है कि जो जुडिशरी है ना वो अलग अलग नहीं है। मतलब जो स्टेट जुडिशरी है वो ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है तो उसमें जो जुडिशरी है वो उसमें ही काम करेगी, नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं वो हैं, और हाई कोर्ट के अंडर में सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब एक फेडरेशन है इनका जुडिशरियों का। ऐसा नहीं है हर स्टेट की अपनी पर्सनल जुडिशरी है और वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पिरामिड बना रखा है, सबसे ऊपर है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट और सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट। ये है हमारा कोर्ट जुडिशरी। और इसमें एक और फीचर है, जो अपॉइंटमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, जो एक गवर्नर होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो सेंटर से ही होती है। जो स्टेट गवर्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट सेंटर से ही करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हर स्टेट में। तो इस तरीके से जो इंडियन जो आईएएस सर्विस में जो आईएएस वगैरह होते हैं स्टेट में काम करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी सेंटर से ही होता है। ये सब चीज़ें ना एक मिक्सअप कर देती हैं फेडरेशन को और नॉन फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। अगर कोई स्टेट ये कहती है कि भाई हमें इंडिया का हिस्सा नहीं रहना, मुझे तो अलग अपना अलग एक नेशन बनना है, या फिर मैं इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहती, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जितनी भी हमारे स्टेट है वो बाहर नहीं जा सकती। हमारी जो स्टेट है एक्चुअली वो है फेडरेशन। फेडरेशन का वर्ड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं हो रखा। फेडरेशन कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आर्टिकल 1 में। इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कोई भी समझौता करके, कोई भी एग्रीमेंट के तहत हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको नहीं ऐड कर रखा। हमारे देश की स्टेट्स एक यूनियन है और कोई भी इस यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई जाना चाहेगा तो उसको सेंटर स्टेट का दर्जा ही ख़त्म कर देगी, उसमें सेंटर रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल लागू कर देगी। इस तरीके से फेडरेशन विद अ यूनाइटरी बायस का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। देन इसके बाद हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको इन्होंने अडॉप्ट नहीं करा, ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ब्रिटेन ने पहले से हमारे देश पे कब्जा कर रखा था, तो उनका जो एक सिस्टम था वो हमारे देश के नेता देखते हुए आ रहे थे, तो उनको वो थोड़ा ठीक भी लग रहा था और उसकी आदत भी थी। अब ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स पे बेस्ड है। मतलब इसमें जो लेजिस्लेटिव्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेटिव्स वो जिसको हम वोट दे के पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स वो जो उनमें से निकलते हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। इन लोगों की जो पावर्स हैं उनको एकदम इस तरीके से बांटा हुआ होता है कि कोई किसी के ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो सकता। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, क्योंकि लंदन में एक जगह है वेस्टमिनिस्टर जहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनका ऑफिस है, तो इस वजह से इसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी बोला जाता है और इसको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इसके फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कुछ इसके फीचर्स हैं जो मैं अभी बताता हूँ। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके कुछ फीचर्स के बारे में अभी हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड
रियल एग्जीक्यूटिव। अब ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? जिससे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका में, उसमें सिर्फ एक प्रेसिडेंट होगा। और जो ब्रिटेन में है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा और एक प्रेसिडेंट भी होगा। इसी तरीके से हमारे देश में भी एक प्राइम मिनिस्टर होता है जिसको हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, पीएम को, और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें एक रियल एग्जीक्यूटिव भी होगा और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होगा। मेजॉरिटी पार्टी रूल होगा, जितने भी लोग पार्टी में होंगे, जितनी भी लोगों को वोट मिलेगी, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी उसका रूल होगा। और वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेजिस्लेचर पे। समझे? जो मेंबरशिप जो होती है, मिनिस्टर्स जो होंगे उनकी मेंबरशिप लेजिस्लेचर में भी होगी। और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसमें से एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और अगर वो सही से काम नहीं करते तो एक डिसोल्यूशन, मतलब लोअर हाउस को भी, लोकसभा को डिसोल्व कर दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा अगर वो ठीक से काम नहीं करते, उनके खिलाफ वोट करके। इस तरीके से काम करते हैं हमारे देश का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन इसके बाद हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना, तो उसको ज़्यादा पावर दे रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी इतनी ज़्यादा पावर नहीं दे रखी, उनको एकदम बैलेंस करके चल रखा है। देखो, जैसे मैं बात करता हूँ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर नहीं है। उसमें जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पार्लियामेंट है वहाँ पर। जैसे कि अगर पार्लियामेंट कुछ करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। मतलब कह नहीं सकता कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो या फिर ये क्यों नहीं कर रहे। वो डायरेक्ट कुछ भी करे तो वो कर सकती है। अब जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जस्ट जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब अगर वहाँ पर कुछ चीज़ कर रही है वहाँ के पार्लियामेंट, देन जुडिशरी के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो उसको नलीफाइड कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, उसको मना कर सकती है, उनको फटकार सकती है। तो फिर इंडिया ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि हर चीज़ ना तो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति हो जाए, ना कि चीज़ इतनी ज़्यादा हल्की हो जाए कि वो बाद में नुकसान दे। तो इन्होंने पावर दी, पार्लियामेंट को भी पावर दी, सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन दोनों के बीच में इस तरीके से बैलेंस करके पावर दी ना कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट कुछ गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फटकार लगा सकता है, उसको गलत साबित करके, उसको कैंसिल करके, उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहा है तो पार्लियामेंट के पास इतनी भी पावर है कि वो संविधान में कुछ चेंजेस करके, कुछ अमेंडमेंट करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर दोनों की पावर काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। बाकी जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है अमेरिका की, उसमें तो खैर इतने ज़्यादा जुडिशियल के पावर होती है जिसकी कोई हद ही नहीं, बहुत ज़्यादा पावर होती है। अब यहाँ पर दो वर्ड निकल कर आते हैं। एक होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं अगर पार्लियामेंट कुछ काम कर रही है तो उसको जुडिशरी किस तरीके से लेती है उस पर अपना रिव्यू कर सकती है। अगर वो गलत है तो उनको फटकार भी सकती है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जिसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। और यहाँ पर दो वर्ड और आते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये वर्ड जो हैं अभी इनको आप होल्ड करके रखिए। इनको जब हम आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम इनको फिर से निकालेंगे और वहाँ पर इनको अच्छे से समझेंगे। अभी इनको समझाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। जुडिशियल रिव्यू हमने देख लिया। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे इंडिया में वो कुछ इस तरीके से है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एकदम टॉप पे स्टैंड करता है और उसके नीचे जितने भी, एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, और उसके नीचे जितने भी स्टेट्स हैं उनके अपने अपने हाई कोर्ट हैं, या फिर कुछ स्टेट्स एक हाई कोर्ट को दो स्टेट भी यूज़ करती हैं। वो जो हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेंगे और इन हाई कोर्ट के नीचे जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, लोअर कोर्ट्स होंगे, वो हाई कोर्ट के अंडर में काम करेंगे। एक सिस्टम फॉलो करता है हमारे देश में जुडिशरी का। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट की अपनी
अपनी अपनी जुडिशरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके से वो चल रहे हैं। नहीं, हमारे देश में एक ही हायरार्की फॉलो होती है, एक ही सिस्टम है, उसमें ही सबको रहकर काम करना पड़ेगा। जैसे कि यूएसए में है, यूएसए में क्या है कि एक अलग अलग स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग सिस्टम है, कोई एक दूसरे के सिस्टम में दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही सिस्टम फॉलो होगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बोला जाता है गारंटर ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ दीज सिटीजन्स। मतलब अगर किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट जो है उस पर कोई बात आती है, उस पर कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे उसका फंडामेंटल राइट्स नहीं फॉलो हो रहा, और ऐसी केस में वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 में ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी सिटीज़न है हिंदुस्तान का, उसके फंडामेंटल राइट्स पे कोई बातें आ रही है, कोई उसके फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है तो देन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंडामेंटल राइट्स को लोगों के बचा कर रखने की। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास और जुडिशरी के पास बहुत सारे प्रोविजंस भी देता है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस। मतलब जजेस का जो टेन्योर है वो एकदम सिक्योर रहेगा, ऐसे उनको नहीं हटा सकते ईजिली। अगर किसी जज को हटाना भी है तो उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो करना होता है। अब वो इम्पीचमेंट क्या होता है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। और जितने भी एक्सपेंसिव सुप्रीम कोर्ट या फिर जिस भी कोर्ट में आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, और कोई भी इस पे डिबेट नहीं कर सकता। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड होता है जो इंडिया के कुछ पैसे रख देते हैं, उनको बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके से कुछ मनी होता है जो हम इन लोगों को सैलरी वगैरह देने में यूज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और जितने भी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अब जज जो सुप्रीम कोर्ट में जितना भी खर्चा आ रहा है, माना कि 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जितना भी आएगा तो वो देना ही पड़ेगा। कोई उस पर डिबेट नहीं कर सकता कि भाई इतना क्यों आया, कोई उनसे नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा इतना खर्चा कैसे आया है। इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। अगली वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स शुरू करेंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करें, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। और जो सीरीज़ मेरी ये वाली थी इस पर आसानी से 50, 60, 100 व्यूज़ भी पहुंच जाते थे, लेकिन अब 8-10 व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो भी है, अगर आप इस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियोज़ पसंद की जा रही हैं। तो आप अगर देख रहे हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल लाइक करें। फ़िलहाल थैंक यू सो मच।